सुप्रभात बच्चों। जय हिंद साथियों। नवंगपुर विद्यापीठ की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको एक विशेष अनुपात के विषय में लेकर के हाजिर हूं। आज हम कक्षा 12 वाणिज्य संकाय के अंतर्गत वही खाता एवं लेखाकार विषय जो हमारा है उसके अंतर्गत, जैसे कि आप जानते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं अनुपात विश्लेषण के विषय में पढ़ रहे हैं या वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के अंतर्गत अनुपात विश्लेषण पढ़ रहे हैं। इस श्रृंखला में पिछले वीडियो में हमने तुलनात्मक विवरण, समाकार विवरण और आपके तरलता अनुपात और दूसरा जो है आपका ऋण शोधन क्षमता अनुपात, इन पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इनसे संबंधित थ्योरी के बहुत सारे प्रश्न, व्यवहारिक प्रश्नों पर भी मैंने प्रकाश डाला है। आशा है आप सभी लोगों को मेरी बात ठीक ढंग से पहुंच गई होगी। आप मेरे द्वारा जो वीडियो डाले जा रहे हैं उन वीडियो को बार बार सुने, ध्यान से उनका मनन करें। ये सारे जो वीडियो हैं बहुत परीक्षा उपयोगी हैं। बोर्ड परीक्षा में इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बच्चों पूछे ही जाते हैं, तो आप इनको बड़े चिंतन के साथ, गंभीरता के साथ इन पर चिंतन मनन करें तो आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आ जाएंगे। आज मैं आपको क्रियाशीलता अनुपात के विषय में बताऊंगा, जिस पर थोड़ी सी चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी थी। पिछला जो वीडियो हमने तैयार किया था वहां ये तैयार बात हमने कर ली थी। उसमें हमने क्या देखा था, तो देखिए क्रियाशीलता अनुपात से तात्पर्य क्या है बच्चों। इसकी परिभाषा देखो यहाँ छुपी हुई है। क्रियाशीलता अनुपात हमें ये बताता है कि व्यवसाय की संपत्तियां मतलब कौन? स्टॉक, देनदार, लेनदार, कार्यशील पूंजी, स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति या उपलब्ध संसाधन भी बोले हम। किसी भी कंपनी की, किसी भी व्यवसाय के उपलब्ध संसाधन या संपत्तियों का कितनी सक्रियता के साथ, कितनी गतिशीलता के साथ हम उनका उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं, ये जानने के लिए जो अनुपात निकाला जाता है वो क्रियाशीलता अनुपात है। मतलब व्यवसाय की गतिशीलता को देखा जाता है कि हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त संसाधन है। उन संसाधनों को हम कितने बुद्धिमत्ता के साथ, या कहें कि व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए कैसे इसका उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये जानने के लिए जो अनुपात निकाला जाता है बच्चों क्रियाशीलता अनुपात के नाम से जाना जाता है। यह संसाधन से मतलब स्टॉक, देनदार, लेनदार, कार्यशील पूंजी, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति, 6 प्रकार का हो गया। 6 प्रकार से इसको ज्ञात किया जाता है। अब मैं एक एक अनुपात के विषय में संक्षेप में आपको बताऊंगा और फिर व्यवहारिक प्रश्नों के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। इस अनुपात को बच्चों विक्रय अनुपात, आवर्त अनुपात, निष्पादन अनुपात के नाम से भी जाना जाता है और ये हमेशा टाइम में निकाला जाता है। टाइम मतलब बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, गुना, कितना गुना है हमारा विक्रय, स्टॉक कितने गुना, कितनी बार विक्रय में शामिल हो रहा है, देनदारों से कितनी बार वसूली हो रही है, लेनदार ये देखा जाता है। इसी तरह से चालू संपत्तियों का देखा जाता है। तो इसलिए इसको आवर्त अनुपात के नाम से भी जानते हैं। आवर्त अनुपात या निष्पादन अनुपात या विक्रय अनुपात के नाम से भी इसको जाना, इतने नाम इसके हैं क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत। चलिए पहले के विषय में बात करता हूँ। स्टॉक आवर्त अनुपात है। स्टॉक आवर्त अनुपात से बच्चों हमें ये पता करना होता है, ये हमें ये बताता है कि हमारा स्टॉक कितनी गतिशीलता के साथ विक्रय में परिवर्तित हो रहा है, विक्रय में उसको हम बेच पा रहे हैं, सीधी सी बात करके। ये जानने के लिए जो अनुपात निकाला जाता है सत स्टॉक और एक
यदि विक्रय दिया है तो विक्रय में से सकल लाभ घटा आपका अंतिम स्टॉक को घटा दो तो बेचे गए माल की लागत हो जाती है। यही यदि कहीं तो सामान्यतः अधिकतर इतने भी फर्म 1 2 3 4 दो को छोड़ करके सभी में आपकी जो है एक को छोड़ करके बेचे गए माल की लागत से हम इसको व्यक्त करते हैं। तो स्टॉक कहीं हमारा जाम तो नहीं हो रहा है, स्टॉक कहीं रुक तो नहीं रहा है, स्टॉक लगायत हमारे विक्रय में शामिल हो रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए जो अनुपात निकाला जाता है उस अनुपात को हम स्टॉक आवर्त अनुपात के नाम से जानते हैं। इसका मैं एक व्यवहारिक प्रश्न पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, तो आप उसका अध्ययन करें, देखें। देनदार या प्राप्ताएं बोलिए, प्राप्त आवर्त अनुपात होता है। देनदार मतलब यहाँ प्राप्त विपत्र, प्राप्त विपत्र और देनदारों से संबंध होता है। ये अनुपात ये बताता है कि देनदारों से नियमित रूप से हमारी वसूली हो रही है या नहीं। ये जानने के लिए जो अनुपात निकाला जाता है वो देनदार प्राप्त आवर्त अनुपात के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि देनदारों का संबंध उधार विक्रय से होता है, तो ये उधार विक्रय और देनदार औसत देनदारों के बीच में व्यक्त किया जाता है। यहाँ औसत देनदारों से मतलब बच्चों देनदार और प्राप्त विपत्र नहीं हो पा रही है, नियमित रूप से वसूली नहीं होगी, तो हमारे डूबत ऋण की बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इस पॉलिसी को लेकर के, इस नीति को लेकर के प्रबंधक सचेत रहता है। कायदे में बच्चों ये जो क्रियाशीलता अनुपात है, ये मैनेजमेंट की कार्यकुशलता को मापने का एक मापदंड होता है। तो मैनेजमेंट इन सारी चीजों और लेनदार एक ही बात होती है, सब स्वरूप उनका बदल जाता है देय पत्र को। तो यहाँ जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि जो आपके लेनदार होते हैं उनका संबंध उधार क्रय से होता है। तो उधार क्रय और औसत लेनदारों के बीच ये अनुपात व्यक्त किया जाता है कि लेनदारों को हम नियमित रूप से भुगतान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये जानने के लिए होता है। क्योंकि नियमित रूप से भुगतान करने से व्यवसाय की साख बढ़ती है, तो जैसे जैसे साख बढ़ती है तो व्यवसाय वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है, ये जानने के लिए अनुपात है। तो यहाँ उधार क्रय देखेंगे, हम उधार क्रय कितना है निकाल लेंगे प्रश्न के हिसाब से। और औसत लेनदार निकालने के लिए प्रारंभिक और अंतिम को जोड़ देते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं। इसी देय विपत्र का औसत निकालने के लिए प्रारंभिक और अंतिम को जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे तो औसत निकल आएगा। तो औसत से मतलब यहाँ स्टॉक में भी औसत से मतलब, औसत स्टॉक से मतलब प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक के औसत से होता है। फिर कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात होता है। कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात का कितनी सक्रियता के साथ बेचे गए माल की लागत में हम उपयोग कर पा रहे हैं। कार्यशील पूंजी वह पूंजी होती है जो चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर, वर्किंग कैपिटल बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व होता है। तो कार्यशील पूंजी का उपयोग बेचे गए माल की लागतों में कितनी गतिशीलता के साथ उपयोग हो पा रहा है ये जानने के लिए अनुपात निकाला जाता है, तो वो कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। ये बेचे गए माल की लागत और कार्यशील पूंजी है। तो बेचे गए माल की लागत में पहले ही बता चुका, कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व होता है। स्थायी संपत्ति आवर्तन अनुपात से हम पता करते हैं कि बेचे गए माल की लागत में स्थायी संपत्तियों का क्या योगदान है। तो स्थायी संपत्तियों से मतलब शुद्ध स्थायी संपत्तियों से होता है बच्चों, अर्थात संपत्तियों में से डेप्रिसिएशन की राशि को माइनस कर देना चाहिए। ये जानने के लिए 5वां अनुपात निकाला जाता है। और लास्ट है चालू संपत्ति आवर्त अनुपात। चालू संपत्ति आवर्त अनुपात ये बताता है कि बेचे गए माल की लागत में चालू संपत्तियों का क्या योगदान है, या चालू संपत्तियों का बेचे गए माल की लागत में जानते हैं। ये किसी भी व्यवसाय के मैनेजमेंट की गतिशीलता, क्रियाशीलता या उसकी नीति का परीक्षण करके हमें बताता है कि कोई व्यवसाय की नीति कैसी है। इसके हिसाब से व्यवसाय अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं। अब हम एक एक अनुपात से संबंधित सवाल लेंगे। इसका सवाल हम पहले कर चुके हैं। आज मैं अपनी किताब के हिसाब से जो क्रम आएगा उसको लेकर के बात करता हूं। तो आप देखिए आपकी किताब में पहला
पिछला जो सवाल मैंने हल करके आपको बताया था वो 16वां सवाल था, स्टॉक आवर्त का था। अब 17वां सवाल देनदार आवर्तन अनुपात इससे संबंधित है, फिर इससे देखेंगे, फिर इससे देखेंगे सारे। तो आपको समझ आशा है आप इन सारी बातों को बच्चों ध्यान से देख रहे हैं, वस्तुनिष्ठ के हिसाब से, 2 नंबर के हिसाब से, खालिस्तान के हिसाब से, जोड़ियों के हिसाब से। एक अनुपात और बचा है, उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज और देखिए सवाल क्रमांक कौन सा है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। सवाल क्रमांक, आप अपनी किताब का सवाल देखिए, 17, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 661। यहाँ आपको जो निकालना है बच्चों, व्यापारिक प्राप्ताएं या देनदार आवर्तन अनुपात की गणना करना है। तो व्यापारिक प्राप्ताएं या बच्चों इसको देनदार, प्राप्ताएं से मतलब बच्चों देनदार और प्राप्य पत्र से होता है व्यापारिक प्राप्ताएं आवर्त अनुपात, आवर्त अनुपात। इसका जो सूत्र होता है बच्चों, हम जैसे कि जानते हैं कि देनदारों का संबंध बच्चों शुद्ध उधार विक्रय, अर्थात विक्रय में से विक्रय वापसी हमें घटा देना यदि प्रश्न है तो, और जहां हमें औसत देनदार, प्रारंभिक दिए, अंतिम दिए, उधार विक्रय दिया है, विक्रय वापसी दी है। तो शुद्ध उधार विक्रय निकाल लेते हैं पहले हम, चलो शुद्ध उधार यदि दिया प्रश्न में तो घटा देना, सीधी सी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उधार विक्रय दी है 16 और वापसी दी है 1,00,000, ये 16 लाख हो गया और ये 1,00,000 है, अर्थात इसका जो आंसर आएगा बच्चों 15 लाख आएगा। 15 लाख हमारा उधार विक्रय है। अब इसी तरह से बच्चों हम औसत देनदार निकाल देते हैं। 4 नंबर का प्रश्न हो जाता है बच्चों, छोटा सा भला है, औसत देनदार बराबर प्रारंभिक देनदार प्लस निकाल करके, तो 480 और 420 में 2 का भाग 50,000 लाख, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बच्चों टाइम। ठीक है, इसका मतलब है हम देनदारों से 3.3, ये जितना ज्यादा अच्छा, जितना ऊंचा होगा उतना अच्छा माना जाता है। ये है, ये सारे जो अनुपात हैं जितने ज्यादा ऊंचे हैं अच्छे माने। लगभग 3.3 टाइम हमारी वसूली हो रही है, इसलिए ध्यान रखना है। औसत का मतलब है यदि कभी प्राप्य पत्र दिए हैं तो उनका भी औसत निकाल लेंगे और फिर जोड़ देंगे, तो उनका अलग निकालेंगे और इनका अलग निकालेंगे।
दोनों का औसत निकाल करके जोड़ करके राशि, औसत देनदार प्लस औसत प्राप्य पत्र भी होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये हल हो गया। अगला क्वेश्चन जो है आपका व्यापारिक देयता देयता से संबंधित है, ठीक इसी से संबंध जैसा ही का जैसा है। यहाँ क्या आएगा देखते हैं अपन। सवाल क्रमांक 18 और यहाँ शुद्ध क्रय हो जाएगा बच्चों, और यहाँ औसत लेनदार हो जाएंगे। औसत आवर्त, आवर्त का मतलब टाइम से होता है, अनुपात बराबर शुद्ध उधार औसत निकाल लेंगे, फिर आपस में दोनों को हम जोड़ लेंगे, इसको हम औसत का भी लेनदार निकाल जरूरी है। यदि ये विक्रय क्रय दिया है जो 6 लाख दिया है, और लाख